नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। नेपाल में ओली सरकार के इस्तीफे के बाद तेजी से बदल रहे हालात, हिंसा और बवाल के बीच आगे की रणनीति बनाने के लिए आज प्रदर्शनकारियों की बैठक। फिलहाल सेना ने संभाली कमान। नेपाल के बाद फ्रांस में भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। करीब 1 लाख लोगों ने सड़कों पर उतरकर की आगजनी। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के इस्तीफे की मांग। एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार ट्रेड डील को लेकर ट्रंप का पॉजिटिव सिग्नल। ट्रुथ सोशल पर कहा, भारत से बातचीत जारी, अपने बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से करूंगा बात। इधर पीएम मोदी बोले, भारत और यूएस है नेचुरल पार्टनर, ट्रेड डील से खुलेंगी असीम संभावनाएं। इकोनॉमी के मोर्चे पर अच्छी खबर। रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान बढ़ाया। FY 26 के लिए 6.5% से बढ़ाकर 6.9% किया। अच्छे ग्लोबल संकेतों ने बाजार में भरा जोश। निफ्टी लगातार छठे दिन बढ़त पर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में खरीदारी। तमाम अनिश्चितताओं के बावजूद SIP पर निवेशकों का भरोसा कायम। अगस्त में 1% की मामूली गिरावट के साथ 28,000 करोड़ के ऊपर SIP निवेश बरकरार। एप्पल ने लॉन्च किया iPhone 17। आईफोन का सबसे पतला और दमदार मॉडल iPhone Air भी लॉन्च। बेस मॉडल में अब मिनिमम 256 GB स्टोरेज। कीमत 83,000 से 2.25 लाख के बीच। तो सबसे पहले बात करेंगे नेपाल की। नेपाल में जबरदस्त तोड़फोड़ और आगजनी के बाद हालात अभी भी नाजुक बने हुए हैं। नेपाल में सरकार के तख्ता पलट के बाद सेना ने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया है। 2 दिनों की हिंसा के बाद नेपाल के सभी बड़े शहरों में सेना तैनात है। हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। नेपाल की सेना ने लोगों से शांति की अपील की है। इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को सेफ हाउस में रखा गया है। नेपाल में अभी भी किस तरह की सिचुएशन है, ग्राउंड पर किस तरह के हालात है, ये जानते हैं और सीधा बात करते हैं हमारे संवाददाता आनंद तिवारी से जो वहां मौजूद हैं। तो आनंद, बताएं नेपाल में फिलहाल ग्राउंड पर किस तरह की स्थिति है? देखिए, जिस तरह से नेपाल के हालात जब बेकाबू है और उसके बाद दबाव में आके जो नेपाल के प्रधानमंत्री थे उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद आर्मी ने उन्हें सेफ हाउस दिया। अभी किसी को नहीं पता है कि नेपाल के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो कहाँ हैं, लेकिन कल रात 10 बजे आर्मी ने नेपाल को अपने कंट्रोल में लिया। आर्मी चीफ ने नेपाल की जनता से एक वीडियो संदेश के जरिए ये अपील की कि वो शांति बनाए रखें और नेपाल के लोगों की आर्मी को फिक्र है और कानून व्यवस्था को खराब ना किया जाए। इसके अलावा जो लोगों की मौत हुई है इस हिंसक प्रदर्शन में, उनके परिवार के लिए भी शोक संवेदना आर्मी ने व्यक्त की। आज सुबह से ही काठमांडू और नेपाल के अलग अलग इलाकों में आर्मी की तैनाती की गई है। हमने काठमांडू के बहुत सारे इलाकों से ग्राउंड रिपोर्ट की, वहाँ पर आर्मी के जवान जो है वो तैनात हमें नजर आए। चाहे गौशाला इलाका हो या सुप्रीम कोर्ट का इलाका हो, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हाउस हो या संसद भवन के बाहर की सुरक्षा हो, या इसके अलावा बहुत सारे जो सरकारी इमारतें हैं, सब तमाम जगहों पे सड़कों पे आर्मी नज़र आ रही थी। लाउड स्पीकर के जरिए वो मैसेज दे रही थी कि लोग घरों में रहें, बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। लेकिन आज नेपाल की सूरत कुछ बदली नज़र आ रही है। थोड़ा आम जनजीवन थोड़ा सा पटरी पे आया है। लोगों ने अपनी दुकानें खोली हैं, रोजगार के लिए लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। कुछ जगह अभी भी छुटपुट प्रदर्शन हो रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम को भी टारगेट किया गया। हमारे कैमरा पर्सन जो है उन्हें चोट आई है, हमारा कुछ सामान जो है वो छीन लिए गए हैं। और आज जो जानकारी मिल रही है यहाँ पे जो सूत्रों से, प्रशासनिक सूत्रों से, कि जो आर्मी चीफ हैं, राष्ट्रपति हैं और पुलिस चीफ हैं, उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इसके अलावा जो यहाँ के आर्मी चीफ हैं वो जो जेनजी रिवोल्यूशन से जुड़े जो बड़े चेहरे हैं उनके साथ मीटिंग एक कल रात कर चुके हैं, एक और उनकी मीटिंग होना है। अभी जो एयरपोर्ट का काठमांडू एयरपोर्ट है वो पूरी तरह से बंद है और आज शाम तक और कल सुबह कुछ सुलह के आसार नज़र आ रहे हैं, जिसमें कि जो कल की सुबह होगी शायद नेपाल की बदली नज़र आए। और तख्ता पलट के बाद अब नेपाल की कमान सेना के हाथ में कब तक होगी और कैसे आगे नेपाल का भविष्य कौन राजनेता तय करेगा, कौन पार्टी तय करेगी, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। जी, शुक्रिया आनंद इस पूरी जानकारी के लिए। आप भी अपना ध्यान रखें, अपने क्रू का भी ध्यान रखें और आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।
तो नेपाल के बाद अब फ्रांस में भी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। बजट में कटौती और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के इस्तीफे की मांग को लेकर 1 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पेरिस में हालात बेहद तनावपूर्ण है, जहां पहले शांतिपूर्ण धरने और नारेबाजी अब उग्र प्रदर्शन में बदल गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कट्टर वामपंथी गुटों ने गृह मंत्रालय के बाहर दंगारोधी पुलिस पर हमला कर दिया, जिससे तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया। सरकारी नीतियों के खिलाफ गुस्सा पूरे देश में फैल रहा है, लेकिन पेरिस इसका मुख्य केंद्र बना हुआ है। पुलिस हालात को नियंत्रण में लाने की कोशिश में जुटी है, जबकि प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अडिग है। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बताएं, बीते 5 दिनों में एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पॉजिटिव सिग्नल भारत के लिए आया है। 5 दिन के भीतर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि वो आने वाले हफ्तों में प्रधानमंत्री मोदी से बात करेंगे। उन्होंने भरोसा जताया कि ट्रेड डील में कोई बाधा नहीं आएगी। जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि वो ट्रंप से बातचीत के लिए काफी उत्सुक है। पूरी खबर जानते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, जिस तरह से जो लेटेस्ट स्टेटमेंट ट्रंप की तरफ से आई है, किस तरह से देखा जाए, लग रहा है कि ट्रेड डील पर अब जल्द बात बन सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर आप इन बयानों को गौर से देखें तो ट्रुथ सोशल पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि भारत और यूएस के बीच में ट्रेड डील पर बातचीत जारी है और ये बातचीत जितनी भी बाधाएं थी ट्रेड डील को लेकर, उस बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी है। और उसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि हमें भरोसा है कि ट्रेड डील में कोई बाधा नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात कि अच्छे मित्र प्राइम मिनिस्टर मोदी से बातचीत करने को उत्सुक हैं और आने वाले कुछ हफ्तों में प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करेंगे। एक तो डील होगी इसका भरोसा है, बाधा नहीं आएगा इसका भरोसा है, और प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर से उन्होंने एक अच्छे मित्र करके संबोधित किया है। ये सब तब किया है जब शनिवार को भारत को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बताया था। शनिवार को यानी 4 दिन पहले उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को महान प्रधानमंत्री बताया था। और जैसे शनिवार को हुआ वैसे आज भी हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने बगैर देरी किए इसका जवाब भी दिया और जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यूएस और भारत जो है एक घनिष्ठ मित्र है और स्वाभाविक साझेदार है। कारोबार को लेकर के बातचीत के जरिए दोनों देशों के बीच असीम संभावनाओं के रास्ते खोले जा सकते हैं और हमारी टीमें यानी भारत की नेगोशिएटिंग टीम, यूएस की नेगोशिएटिंग टीम जल्द निष्कर्ष पर पहुंचाने में जुटी हुई हैं ताकि डील को जल्द निष्कर्ष पर पहुंचाया जाए। और राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं और ये दोनों देशों के नागरिकों के उज्जवल भविष्य के लिए है। इसको पूरे मामले को 2 नजरिए से देखना काफी महत्वपूर्ण है। पहली बात कि ट्रेड डील पर बातचीत हो रही है, अब दोनों टीमें आपस में आमने सामने बैठकर बातचीत करेंगी और बहुत जल्द ये बातचीत की शुरुआत होगी, ये तय है। डील लगभग हो जाएगी ये भी तय है, क्योंकि साफ तौर से ट्रंप ने कहा है कि बाधाएं दूर कर ली जाएंगी। और तीसरी बात, जो बीच में एक रिश्ते में कड़वाहट जैसी बात आ रही थी, वो कड़वाहट दूर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो संबोधन किया है लगातार 2 बार, वो काफी गौर करने लायक है। भारत के एक महान प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे दोस्त मोदी हैं, ऐसा जवाब कहा है उन्होंने। लेकिन भारत की तरफ से नपातुला सधा हुआ बयान दिया है। यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी के एक्स पोस्ट को देखें या ट्रुथ सोशल पोस्ट को देखें तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे बहुत घनिष्ठ मित्र ट्रंप हैं। उन्होंने बहुत ही एक डिप्लोमेटिक सा जवाब दिया है जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में होता है। तो भारत अभी भी फूंक फूंक कर कदम रख रहा है कि कैसे इस सारे हालात से निपटा जाए, लेकिन जाहिर तौर पर ये एक बहुत ही सकारात्मक संदेश है। जी शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरे एनालिसिस के लिए। तो आज हम आवाज अड्डा में भी इसी पर ही खास चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की बढ़ती हुई दोस्ती किस तरह से आगे रंग लाएगी, तो जरूर देखिए ट्रंप का ऐलान, डील का प्लान, शाम 7:57 पर आज आवाज अड्डा में। सेंसेक्स 324 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी लगातार 6ठे दिन बढ़त पर बंद हुआ। आज निफ्टी ने 105 पॉइंट की छलांग लगाई। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में खरीदारी देखने को मिली। वहीं आईटी इंडेक्स लगातार दूसरे दिन अच्छी बढ़त पर बंद हुआ। रियलिटी, पीएससी, बैंकिंग शेयर्स में भी खरीदारी देखने को मिली। एनर्जी, फार्मा, एफएमसीजी इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। वहीं दूसरी तरफ ऑटो इंडेक्स को देखें तो एक गिरावट के साथ बंद हुआ। एमफी ने म्यूचुअल फंड्स का अगस्त का डाटा जारी किया है। जुलाई में रिकॉर्ड ग्रोथ के बाद अगस्त में इक्विटी इनफ्लो करीब 22% तक घटा है, लेकिन एसआईपी इनफ्लो में करीब 1% की मामूली गिरावट रही है। एसआईपी पर निवेशकों का भरोसा बरकरार है। पूरी डिटेल्स बता रहे हैं यतिन मोता। पिछले महीने बहुत सारे आपने एनएफओज देखे थे, मैं जुलाई की बात कर रहा हूँ,
और उसके सामने अगस्त में आप देखेंगे कि जो एनएफओ का इनफ्लो है वो कम हुआ है। तो आप अगर एब्सोल्यूट नंबर देखेंगे तो आपको लगेगा कि नंबर गिरा है, लेकिन जो एनएफओ इनफ्लो है वो 30,000 करोड़ था जुलाई के महीने में, जो घट के अभी 3,000 करोड़ हो गया अगस्त के लिए। तो अगर आप ओवरऑल बेसिस पे देखें तो नंबर्स काफ़ी मंथ ऑन मंथ स्टेबल हैं। इनफैक्ट अगर हम लार्ज कैप इनफ्लो की बात करें तो ये लगभग 2100 करोड़ से बढ़ के 2800 करोड़ हो गया है। स्मॉल कैप इनफ्लो लगभग अभी भी 5,000 करोड़ रुपए के आसपास है। मिड कैप इनफ्लो जो पिछले महीने मतलब जुलाई के महीने में 5200 करोड़ था, वो 5330 करोड़ के आसपास है। तो जो म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज है, यहाँ कोई ऐसा स्लो डाउन नहीं है। स्लो डाउन है तो वो एनएफओज में है, जो नए फंड ऑफर्स होते हैं वहाँ आपने एक एक्सेलरेशन थोड़ा धीमा पड़ता हुआ देखा है, क्योंकि टिपिकली एनएफओ में एक बहुत ज़्यादा मोबिलाइजेशन आपने देखा जुलाई के महीने में। अगस्त में ऐसे भी ट्रेड वॉर की बहुत सारे वॉलेटाइल न्यूज़ थे, तो शायद लोगों ने उस तरीके से अपना निवेश जो है वो अल्टर किया है। लेकिन अगर आप एसआईपी का भी नंबर देख लें तो कोई बुरा नहीं है। अगर हम एसआईपी की बात करें तो ये जुलाई में था लगभग 28,500 करोड़ के पास, जो घट के 28,250 करोड़ हुआ है। मतलब हार्डली 200 करोड़ मंथ ऑन मंथ आपको ये घटता हुआ नजर पड़ा। तो इसको घटने वाली बात नहीं कहेंगे, और कहीं ना कहीं इतनी वॉलेटिलिटी है, इतना न्यूज़ फ्लो है, उसके बावजूद ये नंबर स्टेबल है। तो ब्रॉडली अगर हम म्यूचुअल फंड डेटा की बात करें अगस्त महीने की, तो एनएफओस को छोड़ के बाकी सब चीज़ें स्टेबल दिखाई पड़ रही। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं जीएसटी रिफॉर्म की, जिससे आम लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन जो लोग गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं उनके मन में अभी भी ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि गाड़ी खरीदने का सही समय कब है, अभी या फिर 22 सितंबर के बाद। यही सवाल का जवाब जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने नामी ऑटो डीलर से। उन्होंने बातचीत की है, देखिए। जीएसटी का फायदा तो मिलेगा, लेकिन लोगों के मन में एक सवाल है कि अभी खरीदें या 22 तारीख के बाद खरीदें। आपकी क्या सलाह है इसको लेकर? वो तो बाद में खरीदने के लिए सोचते हैं। व्हाट आई फील इज दैट दे डोंट हैव टू अंडरस्टैंड एज फार एज द मनी इज लोअर, दे कैन परचेज। तो वैल्यू से मंगाते हैं वो लोग ना, तो जीएसटी कम होने के बाद ही। आज अगर आपको अपने वेरिएंट, अपना कलर, अपना गाड़ी मिल रहा है, आज ले लीजिए। कहीं ऐसा ना हो चूक हो जाए और बाद में जब आप 22 सितंबर की वेट करें और गाड़ी लेने जाएं और आपको गाड़ी नहीं मिले। जहां तक लोअर जीएसटी का सवाल है, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आज भी अगर आप गाड़ी खरीदने जाएंगे, सारी डीलरशिप्स पे 22 सितंबर की रेट लिस्ट मौजूद है। 22 सितंबर का आपको रेट लगेगा, उसके ऊपर में भी आपको एडिशनल डिस्काउंट्स मिलेंगे और गाड़ी आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाएगी। 22 सितंबर की वेट करेंगे तो गाड़ी की वेटिंग आएगी, गाड़ी मिलेगी नहीं, शायद डिस्काउंट्स भी उसके बाद नहीं मिले आपको गाड़ी पे। गाड़ी की ट्रांजैक्शनल प्राइस यानी गाड़ी की खरीद की ट्रांजैक्शन हम अभी कर सकते हैं, इनवॉइस इशू हो सकती है। आज जो 22 से तारीख को जो दाम लगेगा उससे कम दाम में गाड़ी उपलब्ध है, अवेलेबल है हर कलर में, हर वेरिएंट में। तो मैं तो सबको ये सलाह दूंगा कि इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, इस मौके का लाभ उठाएं। अपनी गाड़ी की इनवॉइसिंग, बिलिंग, ट्रांजैक्शन 22 से पहले कंप्लीट कर लें। आज की डेट के अंदर में जो आपको डिस्काउंट्स मिल रहे हैं वो डीलर्स के स्टॉक के ऊपर में मिल रहे हैं। कोई भी डीलर मैन्युफैक्चरर से गाड़ी नहीं खरीद रहा। गाड़ी ना खरीदने का कारण है क्योंकि आज अगर हम मैन्युफैक्चरर से गाड़ी खरीदेंगे तो हमें सेस भी भरना पड़ेगा और ज्यादा रेट का जीएसटी भी भरना पड़ेगा। इसलिए सारे डीलर्स वेट कर रहे हैं कि 22 सितंबर के बाद से गाड़ी हम मैन्युफैक्चरर से खरीदें। तो जो फेस्टिवल पीरियड है, उस फेस्टिवल पीरियड के अंदर में उतनी सप्लाई ही नहीं होगी गाड़ियों की जितनी आज की डेट में सप्लाई है। जैसे जिंदगी है ना, जो है आज है। मैं यही सलाह दूंगी कि आज बेस्ट है, आज ही ये आगे का सोच के ये जो हाथ में है वो भी ना चले जाए। दिस इज माय रिकमेंडेशन। और क्या है, रोड टैक्स बढ़ाने की उम्मीद है। अगर रोड टैक्स बढ़ा गया तो अभी दाम प्री सेस वाले या प्री जीएसटी के प्राइस में ही समान हो जाएगा। लगभग सबकी एक ही राय है कि इतनी सस्ती गाड़ियां इस वक्त नहीं मिलेगी। 22 तारीख का इंतजार ना करें, क्योंकि जो फायदा आपको 22 तारीख के बाद मिलना है वो अभी से कंपनियों ने देना शुरू कर दिया है। रोहन सिंह, दिल्ली। साथ ही आपको बता दें, वित्त मंत्रालय ने जीएसटी रेट ट्रांजिशन और एंटी प्रॉफिटियरिंग को लेकर इंडस्ट्री के साथ आज बैठक की। इसमें इंडस्ट्री ने ऑटोमोबाइल सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी तकनीकी जो समस्याएं आ रही हैं उसको सामने रखा। सरकार ने साफ किया कि 22 सितंबर से पहले वसूले गए सेस को जीएसटी से एडजस्ट नहीं किया जाएगा। सरकार ने इंडस्ट्री से ये सुनिश्चित करने को कहा कि जीएसटी कटौती का फायदा आम लोगों तक पहुंचाया जाए। सीबीआईसी चेयरमैन संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सीआईआई, फिक्की,
एसोचैम और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि मौजूद थे। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पूर्व प्रेसिडेंट साकेत डालमिया ने आईटीसी से जुड़ी चिंताओं पर कहा कि इसका समाधान जल्द निकाल लिया जाएगा। इंडस्ट्री ने क्या मुद्दे उठाए हैं और सरकार की तरफ से क्या आश्वासन मिला है, क्या कितना असर मिला? आश्वासन सरकार से बहुत मिला है और जो ऑफिसर्स कंसर्न है वो उसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकालना चाहते हैं। उनका कहना कुछ चीज़ें तो इमीडिएटली हो जाएंगी जो आज के दिन बिकने में आना है, और कुछ चीज़ें जो प्रोसीजरल और ट्रांजिशनल है उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। स्लैब्स जो हो रहा है खासतौर से कार डीलर्स वगैरह का, उसको लेकर भी कोई बातचीत हुई? बिल्कुल बातचीत हुई, लेकिन ये बात वो क्लियर है कि सेस का सेट ऑफ जीएसटी नहीं दे सकता। खबर मुंबई से, जहां रीडेवलपमेंट की रफ्तार आने वाले साल में तेज होने जा रही है। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी नाइट फ्रैंक इंडिया ने मुंबई सबर्ब्स में होने वाली हाउसिंग सोसाइटीज के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर पहली बार अपनी एक रिपोर्ट पेश की है। मुंबई और उसके उपनगरीय इलाकों में 2020 से लेकर अब तक 95% रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स आए हैं। इनमें से 910 जो डेवलपमेंट एग्रीमेंट हैं वो हो चुके हैं और इसी के साथ ही 2030 तक मुंबई में 44,277 से ज़्यादा नए घर तैयार होंगे। इसका जिक्र भी रिपोर्ट में किया गया है। सालों को जिक्र कर रहे हैं तो हम कुछ 910 के आसपास सोसाइटीज़ के डीए होते हुए देख रहे हैं, रजिस्टर होते हुए देख रहे हैं। और इसमें जो पिछले साल 2 साल में जो उठाव जो एक नया रिलीज़ ऑफ लाइफ मिला है, उसका कारण ये है कि लोगों ने डीसीपीआर को बेहतर तरीके से समझना शुरू किया है और उसका यूज़ अडॉप्ट करना शुरू किया है। एंड उस कारण से लास्ट ईयर अगर हम कुछ 100 के ऊपर 110, 105 अगर हमने डीएज 2024 में देखे, इस पहले सेमाही में 2025 में ऑलरेडी 50 के ऊपर हो चुके हैं। तो हमें उम्मीद है कि इस बार भी 2025 से बेटर डीएज वगैरह साइन होंगे। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी और अस्पतालों की लड़ाई में अब मुकदमेबाजी की तैयारी है। अहमदाबाद हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम एसोसिएशन ने फैसला किया है कि इलाज के बाद अगर मरीज को पूरा क्लेम नहीं मिलता तो एसोसिएशन बीमा कंपनी के खिलाफ कोर्ट जाएगा। देखिए हमारे संवाददाता केतन जोशी की ये रिपोर्ट। 1200 से ज्यादा अस्पतालों का समूह अहमदाबाद हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स एसोसिएशन आहना ने मरीजों के लिए अनोखी सेवा शुरू की है। इन अस्पतालों में इलाज के बाद पूरा पैसा बीमा कंपनी नहीं देती है तो ऑनलाइन या ऑफलाइन एक पन्ने का फॉर्म मरीज को भरना होगा। मरीजों को बाकी रकम दिलाने तक का सारा काम आहना करेगा। नॉमिनल चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस लेके पेशेंट को हम उनका जो भी क्लेम रिजेक्ट हुआ है उसके पेपर मंगवा के उसको पहले इंश्योरेंस कंपनी को रजुआत करेंगे कि इसका रीजन बताओ कि ये क्यों कटौती हुई है। अगर उससे उसका जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं आता है तो हम पेशेंट को ऑम्बुड्समैन कोर्ट होती है जो इंश्योरेंस ग्रीवेंस के लिए होती है, वहां केस दर्ज कराने के लिए हेल्प करेंगे। IRDA से मिली जानकारी के अनुसार 2023-24 में सभी प्रकार के बीमा रिजेक्शन या अधूरा पेमेंट जैसे केस में ग्राहकों की हजारों करोड़ की रकम बीमा कंपनी के पास अभी भी पेंडिंग है। 70 से 80% तक केसेस मेडिक्लेम रिगार्डिंग होते हैं। उनमें इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ, कई बार हॉस्पिटल के खिलाफ कंप्लेन होती है। हम इनको न्याय दिलाने की, ग्राहक सुरक्षा कमीशन तक ले जाके न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। बीमा कंपनियों और अस्पतालों के बीच ये जंग तेज होती जा रही है और कोई रास्ता निकलने से पहले सबसे ज्यादा परेशानी कंज्यूमर के हिस्से आती है। बीमा कंपनी और अस्पतालों के बीच मरीज हमेशा पिसता रहता है, लेकिन ऐसे कदम से न केवल इन दोनों की जिम्मेदारी तय होगी, लेकिन कंज्यूमर को जल्दी से जल्दी न्याय मिलने की आस भी बढ़ जाएगी। केतन जोशी, अहमदाबाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए रिलायंस फाउंडेशन ने आज 10,000 प्रभावित परिवारों के लिए भोजन सामग्री, 1,000 परिवारों को 5,000 रुपए का वाउचर, कम्युनिटी किचन को अनाज देने का ऐलान किया है। रिलायंस ने सहायता पहुंचाने के लिए 10 बिंदु तय किए हैं। इसमें राशन, पोर्टेबल वाटर, फिल्टर, इमरजेंसी शेल्टर किट, पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट के लिए कदम उठाए जाएंगे। RIL के डायरेक्टर अनंत अंबानी ने कहा कि पूरा रिलायंस परिवार पंजाब के पीड़ित परिवारों के साथ है। रिलायंस ने पशुओं की देखभाल के लिए भी इंतजाम किए हैं। रिलायंस फाउंडेशन, वनतारा और पशुपालन विभाग मिलकर पशुओं के लिए कैंप लगाएंगे। वनतारा के 50 से ज्यादा वॉलंटियर्स भी पशुओं के इलाज में मदद कर रहे हैं।
तो अब तक का सबसे पतला आईफोन एयर लॉन्च हो गया है। एप्पल ने अपने सालाना इवेंट में आईफोन 17 सीरीज लॉन्च की है। तो इस बार आईफोन 17 सीरीज में क्या कुछ खास है, जानते हैं मेरी सहयोगी शिवानी घरत से। तो शिवानी, सबसे पहले आईफोन 17 सीरीज की बात करें तो इस बार इस सीरीज की हाइलाइट्स क्या हैं? इस साल के सितंबर इवेंट के दौरान एज प्रॉमिस्ड एप्पल ने चार नए डिवाइसेस लॉन्च किए हैं। कौन से हैं ये डिवाइसेस? सबसे पहले आईफोन 17 जो शुरू होता है 82,900 रुपीज से। इस सीरीज का हाईलाइट है एप्पल आईफोन एयर जो 1,19,900 रुपीज से शुरू होता है। आईफोन 17 प्रो जो 1,34,900 रुपीज से शुरू होता है। देन आईफोन 17 प्रो मैक्स जो 1,49,900 रुपीज से शुरू होता है। इस सीरीज का फ्लैगशिप वेरिएंट। एक एक करके सब डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एप्पल आईफोन एयर के बारे में। बहुत ही एंटिसिपेटेड था ये डिवाइस। 256 GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ लॉन्च हुआ है। लेकिन इंटरनल स्टोरेज के साथ साथ आपको बता दूं कि इस फोन का सबसे बड़ा यूएसपी है कि इसका पतला फॉर्म फैक्टर केवल 5.6 mm थिन है, काफी लाइट वेट है इन कंपैरिजन टू प्रो मैक्स। साथ ही सिंगल कैमरा सेटअप के साथ आता है। 48 मेगापिक्सल का फ्यूजन कैमरा। सिरेमिक शील्ड 2 प्रोटेक्शन के लिए इस डिवाइस पर दी गई है। ओवरऑल टाइटेनियम की बॉडी आपको इस डिवाइस के साथ मिलेगी और बैटरी एफिशिएंसी और ओवरऑल परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है। इनफैक्ट परफॉर्मेंस के डिपार्टमेंट पे सेम चिपसेट जो A19 प्रो चिपसेट प्रो डिवाइसेस को पावर करता है, सेम आपको इस डिवाइस में मिलेगा डिस्पाइट ऑफ इट्स थिन फॉर्म फैक्टर। अभी सीरीज में दूसरे कौन से डिवाइसेस है उनके बारे में बात करते हैं। तो बेस वेरिएंट आईफोन 17 सबसे सस्ता 82,900 रुपीज में। ड्यूल कैमरा सेटअप 48 मेगापिक्सल 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो, इस सेटअप के साथ आपको ये डिवाइस आता है। कई सारे फ्लैगशिप लेवल के फीचर्स इस डिवाइस में भी है। लेकिन आपको बता दूं कि जो 17 का बेस जो वेरिएंट है उसमें थोड़ी काटछाट है प्रो वेरिएंट्स के मुकाबले। अभी प्रो वेरिएंट जो है वो 256 GB के बेस स्टोरेज के साथ आता है। 1,34,900 रुपीज इसकी कीमत है बेस वेरिएंट की। ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको मिलेगा। लेकिन कैमरा मॉड्यूल अगर आप देखें तो इस तरह का जो 16 प्रो में आपको स्क्वायर कैमरा मॉड्यूल था वो इस डिवाइस में नहीं है। एक ऑलमोस्ट लैंडस्केप टाइप का कैमरा मॉड्यूल है और आगे की तरफ सेंटर स्टेज सेल्फी कैमरा है 18 मेगापिक्सल का, जो वर्टिकली भी अगर आप फोन को इस तरह से भी कैप्चर करेंगे तो आप लैंडस्केप मोड में, स्क्वायर मोड में अपने सेल्फीज और वीडियोस कैप्चर कर सकते हैं। अभी इस सीरीज की सबसे फ्लैगशिप वेरिएंट जो है आईफोन 17 प्रो मैक्स, बेस प्राइस है 1,49,900 रुपीज। लेकिन प्राइस के डिपार्टमेंट में हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है ये वेरिएंट 2,29,900 रुपीज। हाईएस्ट एंड 2 TB वेरिएंट आपको एक आईफोन में फर्स्ट टाइम मिल रहा है और 2 लाख के प्राइस के ऊपर भी पहली बार जा रहा है ये डिवाइस। एक बड़ा माइलस्टोन है आईफोन डिवाइसेस के लिए। इसमें भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉस्मिक ऑरेंज कलर आपको प्रो मैक्स में मिलेगा जो काफी शानदार लग रहा है। A19 प्रो चिपसेट इस डिवाइस को पावर करती है। ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ ये डिवाइस आता है। साथ ही शिवानी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे एयरपॉड्स और एप्पल वॉच में इस बार कौन से खास फीचर्स दिए गए हैं? अभी इस सितंबर इवेंट में आईफोन्स के अलावा और भी गैजेट्स लॉन्च हुए। उनमें से है ऑफ कोर्स एयरपॉड्स प्रो 3 और साथ ही नई एप्पल वॉचेस। एप्पल वॉचेस में 3 नई एप्पल वॉचेस इस इवेंट के दौरान लॉन्च हुई है। एक तो सबसे पहले SE3, साथ ही एप्पल वॉच सीरीज 11 एंड एप्पल वॉच अल्ट्रा 3। ये 3 नई वॉचेस लॉन्च हुई है। सबसे बड़ा हाईलाइट इन 3 वॉचेस का कि अभी आप अपनी वॉच की मदद से हाइपर टेंशन को भी मॉनिटर कर सकते हैं, जो एक बड़ी प्रॉब्लम खासकर कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज में हो गई है। दुनिया भर के कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज में एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। इसी के साथ साथ स्लीप डिटेक्शन में स्लीप एपनिया को भी आप अपनी एप्पल वॉच की मदद से ट्रैक कर सकते हैं। मूविंग ऑन, एयरपॉड्स प्रो 3 के बारे में बात करते हैं। इसमें कई सारे चेंजेस आपको नजर आएंगे। सबसे बड़ा चेंज एक तो बेटर अडेप्टिव एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन, साथ ही बेटर ट्रांसपेरेंसी, बेटर बैटरी लाइफ, 8 घंटे तक की बैटरी लाइफ आपको मिलती है। साथ ही नया इन ईयर फिट आपको इसके साथ मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा हाईलाइट, इन योर ईयर आप
हार्ट रेट को मेजर कर सकते हो। आई थिंक दैट इज अ स्टुपेंडस फीचर। इसी के साथ साथ IP57 रेटिंग के साथ ये डिवाइस आता है। 50 से भी ज्यादा वर्कआउट्स आप ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हार्ट रेट फीचर के लिए अभी तक FDA की अप्रूवल नहीं मिली है, जो एप्पल को उम्मीद है आने वाले दिनों में मिल जाएगी और वो ज्यादा से ज्यादा देशों में इस फीचर को लाने की कोशिश करेगी। तो ये शुक्रिया शिबानी इस पूरी जानकारी के लिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स आपने बताए iPhone 17 सीरीज में। तो कितना दम है इस सीरीज में, इसका आज हम पूरा एनालिसिस करेंगे कंज्यूमर अड्डा में शाम को 5:57 पर। जरूर देखिए। चलिए बात करते हैं जर्मनी के म्यूनिक में IAA मोबिलिटी शो की, जिसका शानदार आगाज हुआ। 8 सितंबर से शुरू हुए इस कार शो में EV, AI और ड्राइवरलेस कार पर ज़्यादा फोकस है। ऑटो शो में पहली बार 55% कंपनियां जर्मनी के बाहर की हैं। यूरोपीय मार्केट में कारोबार बढ़ाने के लिए चीन की लीप मोटर BYD ने नए मॉडल शोकेस किए हैं। तो म्यूनिक कार शो का जायजा लिया दीपाली राणा ने। हम हैं IAA मोबिलिटी म्यूनिक जर्मनी में, यानी म्यूनिक ऑटो शो में, और यहाँ पर ये इवेंट 2 फॉर्मेट में रखा गया है। एक एग्जीबिशन हॉल है मेसे मंचन में और दूसरा है ये ओपन स्पेस। ओपन स्पेस नए किस्म का तरीका है जहाँ पर पब्लिक आ सकती है, गाड़ियों को एक्सपीरियंस कर सकती है। ओपन स्पेस में इसको क्यूरेट किया गया है, सभी ब्रांड्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। इस बार के IAA मोबिलिटी शो में जो 55% पार्टिसिपेंट हैं वो जर्मनी से बाहर से हैं। चाइनीज ब्रांड्स का काफी बोलबाला है। लीप मोटर, GAC, BYD यहाँ पर प्रेजेंट हैं, एक्सपेंग मोटर यहाँ पर प्रेजेंट है। तो चाइनीज ब्रांड का काफी प्रेजेंस यहाँ पर है और धीरे धीरे चाइनीज ब्रांड्स इनफैक्ट ओवरऑल यूरोपियन मार्केट्स पर भी काफी एक्सपैंड कर रही हैं तेजी से, जो कि जर्मन ब्रांड्स की चिंता सता भी रही है। लेकिन नेवरदलेस अगर हम इस ऑटो शो की बात करें तो यहाँ पर BMW, मर्सिडीज, ऑडी, स्कोडा, फोक्सवैगन, इन्होंने यहाँ पर काफी सारी गाड़ियां शोकेस की हैं, लॉन्च की हैं, कॉन्सेप्ट दिखाए हैं और ये वो गाड़ियां हैं जो कि इंडियन मार्केट्स में भी लॉन्च होंगी। जो पूरा फोकस रहा है इस ऑटो शो का वो AI पर, मोबिलिटी पर, क्लाइमेट चेंज पर रहा है। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।